हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस एंड इम्बाइबिशन। देखो, ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस भी एक टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, वो डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी क्या मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन से जब वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन जब मूवमेंट होती है तो दैट इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो हम ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लांट ट्रांसपोर्ट में, वाटर की ट्रांसपोर्ट में। ऑस्मोसिस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस इंपॉर्टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लांट सेल, देखो प्लांट सेल जो होती है दैट इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आपको पता ही है प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है। ठीक है, और सेल वॉल जो होती है दैट इज़ फ्रीली परमेबल होती है वाटर को भी, और वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो कि जो आपकी सेल, जैसे मान लो कि अब सेल वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल होगी, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है दैट इज परमिएबल टू, क्या होगी, वो वाटर के लिए भी परमिएबल होगी, और साथ साथ में किसके लिए परमिएबल होगी, वो आपके जो है मतलब जो है सब्सटेंस होंगे जो वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं उनके लिए भी क्या होती है, सेल वॉल्स होती है, वो परमिएबल होती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास चार टाइप की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। एक होती है इनपरमिएबल मेम्ब्रेन। इनपरमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो किसी भी सब्सटेंस के लिए परमिएबल नहीं होती है। जैसे आपके लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है दैट इज एज द एग्जांपल ऑफ द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। एक होती है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या होती है सभी सब्सटेंस के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि होती है कि मतलब जो केवल किसके लिए परमिएबल होती है, जो केवल वाटर के लिए परमिएबल होती है, लेकिन बाकी सॉल्यूट पार्टिकल के लिए क्या होती है, वो इम्परमिएबल होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है वाटर के लिए तो परमिएबल होगी, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए भी क्या होती है, वो परमेबल होती है। तो आपके जो पास होती है हमारे प्लांट सिस्टम में या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चार टाइप की मेम्ब्रेन पाई जाती है, इम्परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो प्लांट सेल्स होती है दैट इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है उसको क्या सराउंड करता है, सेल मेम्ब्रेन भी सराउंड करता है और सेल वॉल भी सराउंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सेल वॉल जो होती है इट इज़ फ्रीली परमिएबल होती है। सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमिएबल होती है किसके लिए, वाटर के लिए, सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन के लिए। हैंस इज नॉट ए बैरियर टू मूवमेंट। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं इसमें सब्सटेंस इजिली जो होते हैं पास कर जाते हैं। इन प्लांट में क्या होते हैं, सेल के पास क्या होता है, आपने देखा होगा प्लांट के पास तो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ये होता है कि प्लांट में लार्ज जो है वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और उस वैक्यूल में जो होते हैं साइटोप्लाज्म से ज़्यादा क्या होते हैं, कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स की, वो मेंटेन की जाती है प्लांट में। तो इन प्लांट में क्या होता है, द सेल यूजली कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हुज कंटेंट द वैक्यूलर शेप जो होता है कंट्रीब्यूट द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसमें आपके जो वैक्यूल में होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, जिनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है वैक्यूल के अंदर। तो अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टोनोप्लास्ट होते हैं। ये दोनों जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल क्या करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट इन और मूवमेंट आउट ऑफ द सेल्स होते हैं, दे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है आपके सेल मेम्ब्रेन और बैक्यूलर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द टोनोप्लास्ट।
उसके बाद आपका ऑस्मोसिस क्या होती है। देखो ऑस्मोसिस होती है इस टर्म यूज टू रेफर स्पेसिफिकली द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आया भी एग्जांपल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन होती है, दैट इज कॉल्ड एज उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस होती हैं अकर स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, जो आपका नेट डायरेक्शन और रेट ऑफ ऑस्मोसिस होता है, डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर भी आपका ऑस्मोसिस का जो है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट जो है वो क्या करता है, मतलब नेट डायरेक्शन और रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। वाटर क्या करेगा, दैट विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन या हाइयर केमिकल पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल या रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तब तक मूव करता चलेगा जब तक जो है मतलब इक्विलिब्रियम ना जाए। अब ऐसा नहीं, आपने जो है आपके केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपने स्टडी किया होगा, ठीक है, क्लास 11th में, तो उसमें क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक स्टेट में होता है। इक्विलिब्रियम में कोई स्टैटिक स्टेट नहीं होती। जैसे मान लो कि जैसे आपके पास जो मतलब दो स्टेट हैं, दो जो है मतलब आपके जो है ये क्या है, मतलब दो आपके पास जो मतलब ये क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा कि जैसे मान लो कि इसके पास हाइयर कंसंट्रेशन थी, इसके पास जो लोअर कंसंट्रेशन थी, वाटर क्या करेगा, हाई टू लो मूव करता जाएगा। ये जब तक मूव करेगा जब तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि जो नेट जो मूवमेंट होती है जीरो होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, हाई टू लो यहाँ से भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मूव कर रहा होता है और यहाँ से भी इक्वल अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो होता है वाटर की होती रहती है, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होते हैं वो बराबर होता है, लेकिन नेट जो होगा वो जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, पानी तो मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अभी दोनों में वाटर पोटेंशियल बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, पानी तो मूव कर रहा है, तो यानी कि नेट मूवमेंट जो होती है जीरो होती है, यानी कि ए टू बी भी जा रहा है, बी टू ए जो होती है, वाटर की मॉलिक्यूल जो होती है वो मूवमेंट जो होती है वो बराबर ही होती है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पानी तब तक मूव करता रहेगा जब तक जो आपका इक्विलिब्रियम जो है अटेन ना हो जाए। तो एट इक्विलिब्रियम टू चैम्बर शुड हैव नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल होता है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, आपका जो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सेम ही होता है। आपकी ऑस्मोसिस दो टाइप की होती है। ऑस्मोसिस जो होती है इट इज़ ऑफ टू टाइप, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। आपकी ऑस्मोसिस जो होती है वो दो टाइप की होती है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब वाटर जो होता है वो सेल के अंदर जो है एंटर करता है, क्योंकि सेल के पास लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होती है, उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इस इज कॉल्ड एज द एंडोस्मोसिस। जब सेल से बाहर की तरफ जो होता है वाटर जो होता है मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सो ऑस्मोसिस, उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सो ऑस्मोसिस, उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपकी ऑस्मोसिस होती है दो टाइप की होती है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। जब आपका वाटर जो होता है पानी के जो वाटर जो होता है, पानी जो होता है सेल के अंदर एंटर करता है किसी सेल में, ऑर्गन में, सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्मोसिस। एंड एक्सोस्मोसिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। जब पानी जो है वो सेल से क्या करता है, एग्जिट करता है, लॉस करता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सो ऑस्मोसिस हम बोलते हैं। ठीक है, हम जो है लोअर क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोअर क्लासेस में क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं पोटैटो ऑस्फोमीटर। कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटैटो के लिए क्या करते हैं, पोटैटो का एक जो है मतलब आपका एक ऑस्मोमीटर तैयार करते हैं। देखो क्या होता है उसमें, उसमें क्या करते हैं, पोटैटो की पिथ तैयार की जाती है। पोटैटो को जो मतलब ऐसे काटा जाता है, ठीक है, जैसे मान लो ये पोटैटो है, इसको काट के हमने क्या किया, एक स्मॉल जो है मतलब ऐसे पिथ जो है तैयार कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमने जो है शुगर सॉल्यूशन जो है डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर जो हमने बहुत सारे जो है शुगर सॉल्यूशन जो है डाल दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जो हैं मतलब यहाँ पे हमने डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक पिन जो है मतलब यहाँ पे एक लगा दिया, एक पिन जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस पूरे पोटैटो को हमने क्या किया, एक प्योर वाटर के फॉर्म में, प्योर वाटर के अंदर क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। इसको हमने प्योर वाटर के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग थ्रू पोटैटो। ये क्या होगा, इसका लेवल जो होगा,
इस वाटर लेवल क्या होगा, राइज कर जाएगा। और जहाँ पे ये राइज करेगा वहाँ पे हम सेकंड पिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका पोटैटो ऑस्मोमीटर है ये रिप्रेजेंट करता है आपका, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। वाटर विल मूव फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली इसमें क्या थे, शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा थे तो इसमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम थी, तो पानी क्या करेगा, इस बीकर में से जो है पोटैटो पिच से होता हुआ कहाँ गया, इस सॉल्यूशन में चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका लेवल जो राइज हो गया। तो दिस इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो ऑस्मोमीटर जो हमें ऑस्मोसिस के बारे में बताता है। तो यू मे हैव मेड ए पोटैटो ऑस्मोमीटर इन योर अर्लियर क्लासेस इन स्कूल। इफ़ पोटैटो ट्यूबर जो है उसको हम पानी के अंदर रखते हैं, द वाटर क्या करेगा, कैविटी में एंटर कर जाता है पोटैटो ट्यूब में, और जिसमें क्या होता है आपका शुगर सॉल्यूशन होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे 11.3 जो डायग्राम दे रखी है इसमें आपने बताना है कि सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कि आपके पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा, जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उसका उतना ही वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ बी चैम्बर के पास सॉल्यूट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट कितने, 1 2 3 4 5 सॉल्यूट है। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉल्यूट है। तो जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट होंगे वहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। यानी कि इसके पास -16 है और इसके पास -5 है, तो इसके पास लोएस्ट जो वाटर पोटेंशियल होगा। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। एक के पास क्या है, -5 है, एक के पास सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, जितने सॉल्यूट होते हैं -5, और एक के पास कितने हैं, और सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, एक के पास -16 है। तो दोनों के में से किसके पास लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है, आप बता सकते हो चैम्बर नंबर बी के पास क्या है आपका, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है। इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस होगी, ऑब्वियसली रीजन ऑफ हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। जिसके पास सॉल्यूट ज़्यादा है उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, जिसके पास सॉल्यूट कम है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए टू बी जो कि वाटर की मूवमेंट होगी, ए टू बी जो कि वाटर की मूवमेंट होगी। विच सॉल्यूशन हैज़ हाइयर सॉल्यूट पोटेंशियल, वही है, सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो सॉल्यूशन ए के पास हाइयर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बी के पास क्या लोअर है। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन ए के पास क्या होगा, हाइयर होगा, उसके पास -5 है और एक के पास -16 है। तो किसका ज़्यादा वैल्यू है, -5 ज़्यादा होता है कि -16, तो -5 जो होता है ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेरिजन टू -16। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम के पास क्या होगा कि दोनों चैम्बर के पास इक्वल ही वाटर पोटेंशियल होता है, नियरली सेम हमारे पास होते हैं वाटर पोटेंशियल होता है। उसके बाद अगर एक चैम्बर के पास जो है, मान लो कि इफ़ वन चैम्बर हैज़ ए साई ऑफ -20, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल दिया है के पास -2000 किलो पास्कल का, और एक के पास ये -1000 किलो पास्कल का। तो यहाँ पे क्या होता है, विच इज़ द चैम्बर दैट हैज़ हायर, ऑब्वियसली जिसके पास लोअर नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, उसके पास ज़्यादा हायर प्रेशर पोटेंशियल है, ठीक है। और साई किसके पास ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसके पास प्रेशर जो है ज़्यादा होगा उसके पास साई भी ज़्यादा होगा। तो वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद, एक का वाटर पोटेंशियल जो है 0.2 है और एक का वाटर पोटेंशियल जो है 0.1 है, जिसका ज़्यादा होगा वहाँ से मूवमेंट होगी। तो ऑब्वियसली 0.1 जो है, एक 0.2 है, एक का 0.1 है, किसका ज़्यादा जो है वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। आपका जो है मतलब 0.2 जिसके पास ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा उससे क्या करेगा, हमारा वाटर मूव करेगा, 0.2 टू 0.1 जो है मूव करेगा। उसके बाद एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ठीक है। आपके पास एक बीकर दे रखा है, ठीक है, बीकर के अंदर आपके पास जो है मतलब एक सुक्रोज सॉल्यूशन जो है यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे इस बीकर में हमने क्या लिया है, हमने जो है इस बीकर में केवल प्योर वाटर लिया है, ठीक है, इट कंटेन ओनली प्योर वाटर। इसके अंदर हमने क्या किया, एक फनल डाली है, और फनल में हमने क्या किया है, इसको जो है इसके अंदर हमने क्या किया है, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है, और इस फनल को हमने आगे से जो है सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से क्या किया है, उसको क्लोज कर रखा है। ऑब्वियसली अब क्या होगा, प्योर वाटर के पास क्या होता है, आपके पास प्योर वाटर के पास क्या होता है, यहाँ पे प्योर वाटर के पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, और शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, वाटर क्या करेगा, मूव स्टार्ट कर जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जिसकी वजह से क्या होगा, इसका लेवल जो होगा, इसका लेवल जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट ये करता है, ठीक है। लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, देखो
इसने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया है थ्रू पिस्टन इन द शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके वाटर की एंट्री जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। और दैट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो आपके पास दो डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम नंबर ए में तो सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन डायग्राम नंबर बी जो है, डायग्राम बी जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सिंपल अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं कि आपने कितना प्रेशर जो है किसी शुगर सॉल्यूशन में जो है अप्लाई किया टू जस्ट स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द शुगर सॉल्यूशन। आपने ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई किया टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं। जैसे मान लो मैं अगर इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। आपके पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये दो सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर ए दिस इज प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन नंबर बी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द, इसमें जो है आपके जो है मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूट मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर क्या करेगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। वाटर क्या करेगा, वो मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, वो क्या करेगा, ए टू बी क्या करेगा, वो मूव करेगा। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन बी में जो है प्रेशर अप्लाई किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो है ऑस्मोटिक एंट्री जो है इस ए से बी जो है जस्ट रुक गई, ठीक है। तो द प्रेशर, द पॉजिटिव प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन बी टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लेट अस डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट वेयर ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज होते हैं इन वाटर जो होते हैं, इसको हम फनल में लिया गया, उसको हम प्योर वाटर जो है बिकर, जिसमें हम बिकर में हमने प्योर वाटर लिया बाई ये सेमी या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको क्या किया है, सेपरेट किया है, ठीक है। आप जो है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को इजीली प्रिपेयर करते हैं, आपने सिंपल एग को क्या करना है, हाइड्रो डाइल्यूट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखना है, उसके बाद क्या होगी, उसकी मेम्ब्रेन जो होती है सेपरेट हो जाती है, ये अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि वाटर जो होगा वो क्या करेगा, आपने सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट किया सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो आपने वाटर जो बिकर में दे रखा है, और वाटर क्या करेगा, वो फनल में एंटर करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, और फनल में वाटर का लेवल क्या करेगा, राइज कर जाएगा, ठीक है। और ये तब तक राइज करेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक है। तो इन केस सुक्रोज डज नॉट डिफ्यूज आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवर रीच्ड, ठीक है। ऑब्वियसली आपका जो है मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है इजीली जो है अचीव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन में एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट, उसकी वजह से क्या हुआ कि नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन, कि आपके बीकर में से कोई भी वाटर की जो एंट्री है फनल के अंदर रुक गई, और द प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इज इन फैक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बोलते हैं। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। और आपका जो है मोर जितनी ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही हमें प्रेशर जो होगा मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकली जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, लेकिन कैसा होगा, बट साइन इज अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकली जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, दो एंड सॉल्यूट पोटेंशियल जो होगा दोनों बराबर होंगे, लेकिन क्या होंगे, साइन जो होंगे अपोजिट होंगे, याद रखना। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, वाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है। लेकिन देखो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बता दिया कि ऑस्मोसिस क्या होती है, वाटर का मूवमेंट होता है, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस के बारे में बता दिया मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्मोमीटर, याद रखना ऑस्मोमीटर क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोमीटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोमीटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका बर्कले एंड हार्टले ऑस्मोमीटर या पेफर ऑस्मोमीटर्स होते हैं, ये हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आपकी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, देखो बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू को, उसमें हम रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड करता है कि उसका सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है। एक प्लांट सेल जो होती है वो कैसे बिहेव करेगी,
वो डिपेंड करता है उसका सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है। जैसे मान लो कि आपकी ये प्लांट सेल है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये आपकी प्लांट सेल है, ठीक है। इस प्लांट सेल को मान लो कि हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होगी इस प्लांट सॉल्यूशन के बिल्कुल बराबर है। जब दोनों का ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों में सॉल्यूट में की बराबर बराबर है, तो यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब प्लांट सेल के अंदर और प्लांट सेल के बाहर जो होते हैं दोनों की सॉल्यूट कंसंट्रेशन दोनों की ज़्यादा सेम होगी, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई ए प्लांट सेल है, अब यहाँ पे बाहर हमने क्या रखे हैं, ऐसा सॉल्यूशन रखा है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि हाइपर का मतलब क्या हुआ, हाँ ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी कि अगर प्लांट सेल से सॉल्यूट, प्लांट सेल के बाहर कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है और उसकी जो है उसमें जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होता है प्लांट सेल से बहुत ही ज़्यादा है, तो दैट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या होगा, जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक में क्या करते हैं, रखते हैं, तो सेल क्या करती है, अपना पानी जो है लूज करती है, और दिस इज कॉल्ड एज द एक्सो ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस हम बोलते हैं, ठीक है। समझ आई चीज़ है। लेकिन अगर प्लांट सेल से बाहर कोई सॉल्यूशन ऐसे रखा है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है प्लांट सेल से कम है, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है प्लांट सेल से कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस केस में क्या होगा, पानी विल एंटर इनटू द सेल, ठीक है। पानी क्या करेंगे, वो एंटर कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी कि देखो तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे। अगर प्लांट सेल में जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होगी वो बाहर के सॉल्यूशन से बिल्कुल बराबर होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर प्लांट सेल से बाहर जो रखा गया सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन जो होगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होगी अगर ज़्यादा होगी, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर प्लांट सेल से बाहर जो रखा गया सॉल्यूशन है उसमें अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है प्लांट सेल से कम है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल जो होता है वो वाटर मूवमेंट होगी, कैसे होगी, इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो होता है बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। ऑब्वियसली वो क्या है, दोनों में क्या है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन और प्लांट सेल की जो ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हो रहा है, तो क्योंकि दोनों में सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर है, देन दिस इज कॉल्ड एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, अगर आपका एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देन द साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अगर इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। और सेल जो होंगे वो हाइपोटोनिक में स्वेल कर जाएंगे ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, और हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाएंगे ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, प्लांट सेल को जब हम हाइपरटोनिक सेल में रखते हैं, तो क्या होगा, पानी जो होगा सेल से बाहर मूव कर जाता है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल जो होती है वो श्रिंक कर जाती है अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और दिस अकर व्हेन सेल या टिश्यू जो होता है उसको हम सॉल्यूशन में रखते हैं, दैट इज हाइपरटोनिक, हैज़ मोर सॉल्यूट टू द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, दैट इज टू द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे मान लो ये है आपका जो है, मतलब ये जो है सेल वॉल है। अब जैसे ही आपने इस सेल को क्या किया, प्लांट सेल को आपने क्या किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो इसकी जो है वाटर बाहर मूव कर जाएगा, ठीक है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो गई, ठीक है। और दिस इज श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड एज द, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड वाटर मूव्स आउट, इट इज़ फर्स्ट, पहले जो आपका पानी होगा कैसे लूज होगा, वो साइटोप्लाज्म से लूज होगा, फिर वैक्यूल से लूज होगा, और वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड कॉज प्रोटोप्लास्ट क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट होगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। दिस सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइड, यानी कि सेल क्या होगी आपकी प्लाज्मोलाइज्ड होगी। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज, सेल वॉल को जब हम काउंट नहीं करते हैं तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लास्ट। तो आपका प्रोटोप्लास्ट जो होता है दैट श्रिंक कर जाता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलिसिस, उसको हम बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है अक्कर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, तो हमें ही पता है, ठीक है, टू लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपका जो है मतलब ये जो है मतलब दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। लेकिन जब सेल जो होगी उसको हम आइसोटोनिक में रखेंगे, जब आप सेल को जो है आइसोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बाहर भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है, अंदर भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है, तो देर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड इनसाइड, तो आउटसाइड भी इनसाइड में कोई पानी की मूवमेंट नहीं होगी। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, that is called as isotonic। when water flow into the cell and out of the cell they are equilibrium होते हैं और the cell is said to be flaccid। very very important, याद रखना, जब वाटर फ्लो करता है किसी सेल में और आउट ऑफ द सेल, ये दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि वाटर जो होता है वो सेल से अंदर और सेल से बाहर अगर जा रहा है, दोनों इक्वल हैं, देन सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल जो है फ्लैसिड है, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, पानी अंदर और पानी बाहर जो होता है वो इक्वल अमाउंट में जा रहा है, सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। जैसे व्हेन द सेल को हम दोबारा, जैसे कोई सेल जो होती है प्लाज्मोलाइज हो चुकी है, अपना वाटर लॉस कर चुकी है प्लांट सेल, अगर उसको हम दोबारा हाइपोटोनिक में या वाटर सॉल्यूशन में रखेंगे तो दोबारा जो होती है अपनी शेप जो होती है रिगेन कर जाती है, दोबारा टर्जिड हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, उसकी रिमूव होगी। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस होती है यूजली कैसे होती है, रिवर्सिबल होती है। व्हेन द सेल जो होते हैं इनको दोबारा हाइपोटोनिक में रखा जाएगा, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास कम सॉल्यूट एज कंपेरिजन टू सेल, ठीक है, तो वाटर इजिली क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। और दिस सेल इज कॉल्ड एज अ टर्गर प्रेशर, और सेल को हम क्या बोलेंगे, टर्जिड बोलेंगे, क्योंकि सेल जो होगा वाटर जब क्या करेगा, एंटर कर जाएगा तो क्या करेगा, जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, सेल वॉल के अंगेंस्ट क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। Pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the rigid cell wall is called as a pressure potential, और turgor pressure इसको हम बोलते हैं। that is pressure exerted by the protoplast, जैसे उसके अंदर एंट्री हो जाती है पानी की, the pressure exerted by the against the rigid wall is called as a pressure potential, और psi p भी इसको हम बोलते हैं। because of rigidity of cell wall, ऑब्वियसली जब सेल वॉल है तो उसकी शेप मेंटेन होगी, बर्स्ट नहीं करेगी, और टर्गर प्रेशर जो होता है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका जो टर्गर प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है, आपकी एनलार्जमेंट होती है और आपका एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, हमारे एक्सटेंशन ग्रोथ होती है, हमारी सेल जो ग्रो करती है केबल और केबल जो आपके टर्गर प्रेशर की वजह से करती है, ये भी आपने याद रखना है। क्लियर ये बात है। तो ये आप साई पी क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल प्रेशर के लिए जीरो होगा, साई पी इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने एनिमल सेल को पानी के अंदर डाल दिया तो आपकी आरबीसी जो होगी बस्ट कर जाएगी, क्योंकि पानी उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, और सेल वॉल भी नहीं है जो उसकी शेप को मेंटेन कर पाए। प्लांट में यही फायदा होता है कि सेल वॉल क्या करती है, उसकी शेप को मेंटेन करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मोलिसिस, दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, ओके।